सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं करंट अफेयर न्यूज़ एनालिसिस को। आइए देखते हैं आज के टॉपिक को, जहां पर इंडिया को ज़रूरत है एक नेशनल स्पेस लॉ की। लेकिन उससे पहले इसके रिलेवेंस को समझ लेते हैं। जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक में आपसे सवाल बन सकता है, वहीं जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल ट्रीटीज़ में भी आपसे सवाल बन सकता है। चलिए इस करंट अफेयर के बैकग्राउंड को पहले समझते हैं। आपको बता दें कि इंडिया का स्पेस प्रोग्राम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। चंद्रयान 3, आदित्य L1, गगनयान जैसे मिशन ने भारत को ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्निशन दिया है। अभी तक स्पेस सेक्टर में मेनली इसरो ड्रिवन था, लेकिन अब प्राइवेट स्टार्टअप जैसे कि स्काई रूट, अग्निकुल और पिक्सेल भी एक्टिवली स्पेस एक्टिविटीज़ में एंट्री ले रहे हैं। वहीं अगर गवर्नमेंट ने इस प्रोसेस को बूस्ट करने के लिए इन स्पेस यानी कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रोग्राम एंड ऑथराइजेशन सेंटर और एनएसआईएल यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड बनाया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के पास अभी भी एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल लॉ नहीं है। सिर्फ कुछ पॉलिसीज़ हैं, जैसे कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन पॉलिसीज़ 1987, रिमोट सेंसिंग डेटा पॉलिसीज़ 2011, इन स्पेस की केवल गाइडलाइंस हैं। तो अगर बात करें तो भारत को स्पेस लॉ अर्जेंटली क्यों नीडे है, तो आपको बता दें कि सबसे पहला इसका कारण है इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस। इंडिया आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 का सिग्नेटरी है। अगर कोई सैटेलाइट दूसरे देश की सैटेलाइट को डैमेज करेगा, तो लायबिलिटी पूरा का पूरा इंडिया का होता है। यानी कि सिर्फ प्राइवेट कंपनी अगर जाती है स्पेस में और किसी तरह का स्पेस में कोलिजन होता है, तो उसके लिए ज़िम्मेदार भारत देश होगा। यानी सरकार को अपने तरफ से पूरा का पूरा खर्चा देना पड़ेगा। इसलिए एक डोमेस्टिक लॉ चाहिए जो प्राइवेट कंपनी को रेगुलेट करे और लायबिलिटी इंश्योरेंस फिक्स करे। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, यानी कि अब जो स्टार्टअप है स्पेस लॉन्च और सैटेलाइट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो लेकिन अभी भी कोई इस पर लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। जैसे कि लाइसेंसिंग और परमिशन की बात की जाए, उसी तरह से इंश्योरेंस और लायबिलिटी की बात की जाए, और अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात की जाए और डिस्प्यूट रिज़ॉल्यूशन से संबंधित कोई भी लीगल फ्रेमवर्क भारत के पास नहीं है। इसलिए लायबिलिटी और इंश्योरेंस को अगर और डिटेल में समझे, तो अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए यानी कि स्पेस में कोलिजन हो जाए, तो इंडिया को कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। लॉ के थ्रू ये फिक्स होगा कि कंपनी कितना रिस्पॉन्सिबल है और उन्हें इंश्योरेंस लेना कितना मैंडेटरी होगा, ये पता चलेगा इन लीगल फ्रेमवर्क्स में। वहीं अगर स्पेस डेब्रिस और सस्टेनेबिलिटी की बात करें, तो इंक्रीजिंग लॉन्चेस की वजह से, यानी आप देखेंगे एलोन मस्क से लेके भारत हो गया, कई सारे देश हैं जो दिन दुगना रात चौगुना सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहे हैं और धरती को खराब कर रहे हैं। तो इसके वजह से जो स्पेस डिब्री है वो काफ़ी बढ़ रहा है। अब नेशनल लॉ से जो डिब्रिस मिटिगेशन स्टैंडर्ड है कंपल्सरी बना सकता है। जैसे यूएस और ईयू में ये पहले से प्रावधान दिया जा सका है। वहीं अगर इकोनॉमिक पोटेंशियल की बात करें, तो ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी 2040 तक $1 ट्रिलियन होने का एस्टिमेट है। क्लियर लॉ से इंडिया में एफडीआई अट्रैक्ट होगा और स्टार्टअप्स को इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स मिलेगा। वहीं अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात करें, तो प्राइवेट कंपनीज के सैटेलाइट्स और डेटा के मिसयूज़ भी हो सकता है। लॉ के थ्रू गवर्नमेंट चेक्स एंड बैलेंसेस भी लगा सकती है। अगर भारत में कुछ पॉलिसी को देखें, तो अभी फ़िलहाल में सैटेलाइट कम्युनिकेशन पॉलिसी 1997 है, जिसे 2000 में रिवाइज़ किया गया था। रिमोट सेंसिंग डेटा पॉलिसी है जो 2011 में भारत सरकार के द्वारा लाया गया था, और इन स्पेस की गाइडलाइंस जो मैंने आपको बताया 2020 में लाया गया था। अब अगर इन समस्याओं को देखें, तो भारत को क्या करना होगा, तो जल्दी से एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल स्पेस लॉ पास करना होगा। और उसमें क्या कवर होना चाहिए, तो लाइसेंसिंग और ऑथराइजेशन प्रोसेस होना चाहिए, लायबिलिटी और इंश्योरेंस नॉर्म्स होना चाहिए, आईपीआर और एफडीआई रूल्स होना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी और डिब्रीज नॉर्म्स भी होने चाहिए, साथ ही साथ डिस्प्यूट रिज़ॉल्यूशन मैकेनिज़्म होना चाहिए। अब आपको बता दें कि रेगुलेशन और इनोवेशन के बीच में बैलेंस मेंटेन करना होगा। तो अब अगर फाइनल कंक्लूज़न की ओर चले, तो अब इंडिया अब एक स्पेस पावर बन रहा है और प्राइवेट सेक्टर की एंट्री के साथ ही रिस्क भी बढ़ जाएगा। इसलिए एक नेशनल स्पेस लॉ से इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन पूरा हो जाएगा, वहीं प्राइवेट सेक्टर को लीगल क्लैरिटी मिल जाएगा और नेशनल सिक्योरिटी सेफ हो जाएगी, और इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा बन पाएगा। अगर आपने लेक्चर को ध्यान से सुना है, तो इस क्वेश्चन को करने का कोशिश कीजिए। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, जो नेशनल स्पेस लॉ इन इंडिया को अर्जेंट नीड है, क्यों? देखते हैं पहले को। इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू द आउटर स्पेस ट्रीटी 1967, अंडर व्हिच द स्टेट इज इंटरनेशनली लायबल फॉर द डैमेजेस काउज्ड बाय द स्पेस एक्टिविटीज ऑफ बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटिटीज। ये बिल्कुल सही है।
Startups like the Skyroot, Agnikul, and Pixel are emerging in India's space ecosystem, but lack of legal clarity on licensing, liability insurance, and intellectual property right hampers private investment. ये भी बिल्कुल सही जवाब है। The 2017 draft Space Activities Bill sought to regulate private participation, fixed liability, and insurance norm. ये भी बिल्कुल सही है। Existing policies such as satellite communication policy, remote sensing policy, and in-space guidelines provide only partial regulation. A comprehensive law is absent. ये भी बिल्कुल सही है। A national law would enable India to ensure space debris migration, protect national security, attract foreign direct investment, and capture a large share of the global space economy, projected to reach $1 ट्रिलियन बाय 2040। ये भी बिल्कुल सही जवाब है, यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 और 5।